गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें कैथोड रेज एनोड रेज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट में हम इनको क्या लिखते हैं? ईएमआर। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ईएमआर। ईएमआर है क्या? सिंपली ऐसे मान लो, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ठीक है, तो ये ईएमआर है क्या? इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर करें या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो जेम्स मैक्सवेल ने दी। जेम्स मैक्सवेल, क्रिकेटर आप जानते हैं मैक्सवेल, वैसे ही मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स है उसको जब उसको जो किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये जो फील्ड है वो वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, और इन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। इन वेव्स को बोलते हैं। तो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स, व्हेन एन charged electrical particle moves under oscillation, alternating electrical and magnetic fields are generated. Produced and transmitted in form of waves. These waves are called electromagnetic radiation. When charged electrical particles moves under acceleration, उसके वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल है इसको उसकी वेलोसिटी वो मूव कर रहा है, कोई एक्सेलरेट करता हुआ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है, तो वो दो तरह के फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और ये जो फील्ड है जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं वेव्स को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम दिया। या सिंपल या यूं कहें कि फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट and magnetic components are present. That's why these are called electromagnetic radiations. तो ये इसको मैंने डिफाइन किया है। जेम्स मैक्सवेल के जो अप्रोचेस थे, उसने जिस तरह से इसको एक्सपेरिमेंट किया, एनालाइज किया, फिर उसने कंक्लूजन दिया, वो मैंने आपको बताया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि हमको डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको समझना है सिंपल सा क्या है। फिर से देखिए, कोई एनर्जी है, इसमें दो कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। बस इसी तरह के वेव्स को या यूं के रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। तो चलिए हम इसको और देखते हैं, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। In EMR there is two component, electrical and magnetic components.
आर प्रेजेंट इन EMR। एक बात, दो कंपोनेंट है। दूसरी, बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए एक एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा कौन सी एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर। बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, बोथ कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब इस EMR की बात करते हैं, इसके प्रोपेगेशन की बात करते हैं, आपको पता है वेव्स है इस तरह से मूव करती हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने डांस सुना होगा, वेव डांस करता है, आजकल डांस भी करते हैं, एक से बढ़कर एक डांस करते हैं। उसमें वेव्स, डांसर क्या होता है, अपने वेव्स कहते हैं, वेव्स बना रहा, अच्छी वेव्स बना रहा, क्या मोशन इसके। तो आपको पता हो गया कि वेव्स हैं उस तरह से मूव करती हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन होगी, तो वो क्या होगी, इन दोनों परपेंडिकुलर जो फील्ड्स हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उनके भी परपेंडिकुलर होगी। या यूं कहें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो ऐसी बात करते हैं इस तरह से, इधर देखिए, देखो पिस्टल नहीं है, पिस्टल नहीं है ये। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर मुझे आपको पिस्टल से डरा रहे होंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, EMR की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ओके, तो ये कौन सा फील्ड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अभी मैं क्या बता रहा हूं, एक नई बात और ऐड कर दे कि इसमें डायरेक्शन, जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, वो भी क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या कंक्लूजन निकला, तीनों चीजें, क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव्स, तीनों एक दूसरे के, EMR की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ठीक है, तो हम ये बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बोथ कंपोनेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ EMR या प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ EMR आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसको मैं एक डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाहूं तो इस तरह से देख सकते हैं। ये मान लीजिए डायरेक्शन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये मान लीजिए परपेंडिकुलर मैं बता रहा हूं। इसको मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा किस तरह से बना सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये वाई एक्सिस पर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट या फील्ड, जो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाई एक्सिस पर जो वेव्स हैं मूव कर रही है इस तरह से, ये इस तरह से मूव कर रही है। ये जो वाई एक्सिस पर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन ये है, और इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जो वेव्स के मूव हैं वो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर यानी ये वाला, एक तरफ आप, एक बार आपकी तरफ, एक बार बोर्ड के उस तरफ, इस तरह का जो मोशन है, आपकी बार आपकी तरफ आया और ये उसके पीछे चला गया बोर्ड के, फिर आपकी तरफ आया और फिर पीछे चला गया, यानी इसके परपेंडिकुलर जो मूव्स हैं वो किसके होंगे, वो होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसको मैं ऐसा बना रहा हूं, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करने की करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, देख रहे हैं आप। तो ये यूं समझिए कि ये तो डायरेक्शन है कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मूव होने की डायरेक्शन, प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन। इसके वाई एक्सिस पर जो मूव्स हो रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी एक बार आपकी तरफ, एक बार बोर्ड के उस तरफ, जो इस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, जो या यूं कहीं ऑसिलेशन हो रहे हैं, वो किसको दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा
कि जो EMR है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरी बात क्या बढ़ी कि इसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इनकी स्पीड या वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? स्पीड, लाइट की स्पीड, और वो तकरीबन कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, किस वेलोसिटी से प्रोपेगेट होते हैं? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इनको प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नो नीड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, ये विदाउट मीडियम दे कैन प्रोपेगेट। ठीक है। तो विदाउट मीडियम दे कैन प्रोपेगेट। ये मेन प्रॉपर्टीज है। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? ऐसी रेडिएशंस जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो। ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। इनको मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। और फोर्थ क्या है कि इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की होगी इक्वल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हम बात करेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेव नंबर क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं जहां से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं बारी बारी से सभी पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? इससे हमें बहुत से प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चंस में वेवलेंथ का नाम लिया जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि वेवलेंथ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। ठीक है। वेवलेंथ क्या? देखिए आपको पता है वेव्स इस तरह से मूव करती हैं। ये मान लीजिए एक बार ऊपर की तरफ और एक बार इस लाइन की नीचे की तरफ मूव करेगी, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। ठीक है। वेव्स इस तरह से ऑसिलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो जो टॉप पर ये टॉप पॉइंट है, जो मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक है। और जो डेप्थ में जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है डेप्थ में नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं ड्राफ। ये क्या हुआ? क्रिस्ट। ये क्या हुआ? ड्राफ। ड्राफ। और इसको शिखर मोल लीजिए, इसको गर्थ, सबसे नीचा पॉइंट। क्रिस्ट और ड्राफ, देन क्रिस्ट, देन ड्राफ। इस तरह से ऊपर नीचे मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है वेव। तो वेवलेंथ किसको बोल रहे हैं? तो दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस, यूं कहें दो नियरेस्ट जो ड्राफ हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो ये हमारी डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं? वेवलेंथ कह सकते हैं या वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस होगी उसकी यूनिट भी क्या होगी? जो लेंथ की यूनिट्स होती है मीटर, सेंटीमीटर, और ये बहुत छोटी लेंथ होती है, इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर इसमें हम कंसीडर करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और टू नियरेस्ट ड्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो हम ये लिख सकते हैं, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और ड्रॉफ is called wavelength. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। दो नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की दूरी, या यूं कहें दो नियरेस्ट ड्राफ के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं?
ये वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट जो लेंथ की होती है और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, लेकिन हम इसको मिनट के अलावा और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत छोटी यूनिट है इसलिए एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको पिकोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। अगर आप लोगों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो इन डाटा की हेल्प से आप एक एंगस्ट्रॉम को मीटर, मीटर को एंगस्ट्रॉम आदि में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या है ये आपको समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी वेव्स हैं उनमें दो कंटिन्यूअस क्रिस्ट या नियरेस्ट क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ। और हम आगे बढ़ेंगे कि वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वेवलेंथ वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेटेड है। लेकिन आपको अभी याद रखना है, हम जब जानेंगे कि आगे पढ़ेंगे C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? C/न्यू। न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी हम पढ़ेंगे। तो वेवलेंथ क्या है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इस तरह से हम लैम्डा यानी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये रिलेशन भी याद रखना है, लैम्डा इक्वल टू C/न्यू। तो बोलिए वेवलेंथ क्लियर हुआ है? यस। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगली इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्टूडेंट्स, कभी आपको किसी टीचर ने क्लास में छोटे बचपन में जब छोटे थे तो पनिशमेंट तो दिया होगा। तो दो बच्चों को कह दिया कि चलिए उठक बैठक निकालिए। ठीक है, तो हम जैसे एक बच्चा यहाँ और एक बच्चा यहाँ उठक बैठक निकालना है और टाइम दे दिया है कि इतना 1 मिनट में आपको उठक बैठक निकालना है। तो एक बच्चा उठक बैठक निकाल रहा है एक ही पॉइंट के ऊपर नीचे, जैसे कमर के पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिनट में मान लीजिए 40 उठक बैठक निकालता है और ये वाला 50 या 50 इससे ज़्यादा। तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट यानी पार्टिकुलर टाइम पॉइंट में 1 मिनट में इस पॉइंट से ऊपर नीचे होना। ठीक है, स्टूडेंट इसने पहले स्टूडेंट ने कितनी बार किया? 40 टाइम्स। दूसरे ने क्या किया? उसी टाइम के अंदर उस पॉइंट से ऊपर नीचे नहीं, कमर से मान लीजिए ऊपर नीचे होने में कितनी बार किया इसने? 1 मिनट में 50 बार। तो अब आपसे पूछा जाए, जनरल से मोटे तौर पर है, जनरल सा आइडिया है कि बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी, उठक बैठक निकालने की फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा थी? डेफिनेटली आप कहोगे इस स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसने कितनी बार अपने ऑसिलेशन किया? 50 टाइम्स। कितने टाइम में? 50 बार उसने ऊपर नीचे हुआ 1 मिनट में। और ये वाला बच्चा 1 मिनट में इस पॉइंट्स कमर के ऊपर नीचे कितनी बार हुआ है? 40 बार। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? इस बच्चे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो वही फ्रीक्वेंसी है। तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी है क्या। अभी आपने डिस्कस किया, हमने दो बच्चों का एग्जाम्पल लेके देखा। तो उसी तरह से देखिए वेव है, ये इस तरह से ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ती है। हम क्या करते हैं, एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करते हैं। इस पॉइंट इसको फिक्स कर लिया। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि कितनी वेव्स हैं 1 सेकंड में इससे पास हो जाती हैं। 1 सेकंड में इस पार्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाती हैं। इस तरह से ऑसिलेट करते हुए कितनी वेव्स, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान रहे हैं? एक वेव मानते हैं, कंप्लीट ऑसिलेशन ये। ठीक है, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक केस में 1 सेकंड में 10 वेव्स पास हो गई, इस तरह से 1 2 3, इस तरह से 1 सेकंड में 10 वेव पास होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड में 10 फ्रीक्वेंसी या 10 साइकिल्स, एक कंप्लीट साइकिल इसको या ऑसिलेशन को यहाँ मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो 10 ऑसिलेशन इन पर सेकंड। तो इसी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स pass through
through a one point in 1 second. नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स, ये लो यहां से यहां तक का एक वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू वन पॉइंट, इस पॉइंट से एक पॉइंट हमने पकड़ लिया, पास थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसी वेव्स इस पॉइंट से, इस तरह की एक कंप्लीट वेव्स इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी पास होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमने सिंपल डेफिनेशन क्या क्रिएट किया है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी, और दिस इज डिनोटेड बाय न्यू। ये आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बोलिए समझ में आती है, या यूं कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितने ये ऑसिलेट कर रहा है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जो भी होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, इसको एक साइकिल पढ़ते हैं इसको, ठीक है, एक साइकिल होने में कितना टाइम लगता है, तो इसको यूं लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड। यूनिट क्या होगी, साइकिल पर सेकंड, इसको सीपीएस लिखते हैं, साइकिल पर सेकंड, ठीक है। और इस साइकिल पर सेकंड को ही आजकल हर्ट्स भी कहते हैं, हर्ट्स, इसलिए इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्स, यस। तो हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, इसको CPS भी लिखते हैं, या फिर इसको सेकंड इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट्स हैं। 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज, इसको ऐसा यूनिट में कंसीडर किया गया, ठीक है। या यूं कह सकते हैं साइकिल पर सेकंड को हम क्या नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, क्योंकि एक सेकंड में ही तो सारा का सारा कैलकुलेशन किया है। तो एक सेकंड में एक पार्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, फ्रीक्वेंसी। तो फिर से देखिए, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये आपने देखा। और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो देखिए, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, मैंने बताया था C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। वेलोसिटी की बात करेंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशन C इक्वल टू न्यू लेमडा। और इससे न्यू फाइंड करना है, न्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, बोलिए क्या लिखोगे आप, C अपॉन लेमडा, C अपॉन लेमडा। तो हमने पहले लिखा और अभी भी ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो आपने एक बात पर गौर किया होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली क्या है, रिलेट है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, और ये घटता है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से उल्टे रिलेट हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, वेवलेंथ को हम बोलते हैं कि बच्चा का मोटा बच्चा है, ठीक है। तो जितना मोटा होगा बच्चे, उसकी फ्रीक्वेंसी उठक बैठक निकालने क्या होगी, कम होगी। बहुत मोटा बच्चा, वेवलेंथ ज्यादा है, लेमडा उसका क्या है, ज्यादा है। और एक दुबला बच्चा है, उसका वेवलेंथ लेमडा क्या है, कम। तो दोनों को उठक बैठक निकलवाते हैं। तो बताइए, मोटा बच्चा ज्यादा उठक बैठक निकालेगा या दुबला वाला, तो डेफिनेटली दुबला वाला जो फिट है, जो मोटापा कम है, उसमें जिसका वेवलेंथ ज्यादा, जिसका मोटापा ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है, चलिए ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया मोटापे से, कई बच्चे मोटे होते हैं, डेफिनेटली उसका वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, ज्यादा है, वो मोटा बहुत दूर से साफ दिख जाएगा, हाँ वो मोटू आ रहा है, ठीक है। और जब मोटा ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ओके। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है, इनवर्सली रिलेट है, एक दूसरे, ये बढ़ेंगे तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। चलिए, तो दो चीजें पढ़ लिया आपने, वेवलेंथ और दूसरा क्या पढ़ लिया आपने, फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रिगार्डिंग इसको क्या लिखते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी जो आपने 10th क्लास में पढ़ा वही वेलोसिटी है कि कोई भी वेव्स हैं एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है।
1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, 3 मीटर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस में कवर करता है वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ट्रेवल्ड बाय द वेव in 1 second is called velocity of wave. Yes. 1 सेकेंड में कितनी दूर तक वो पहुंचती है, कितनी दूर तक वेव प्रोपेगेट कर सकती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो इधर देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय की, कितनी डिस्टेंस पर पहुंचा, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो आप बताइए मीटर है, ये वाली यूनिट किसकी हो सकती है, वेलोसिटी को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मीटर के लिए वेव के अंदर देखिए अपने क्या पढ़ा, अभी तो वेवलेंथ पढ़ा और एक क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर। तो हम अगर यूनिट से फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो अब क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की यूनिट क्या है, मीटर, और सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट थी, फ्रीक्वेंसी की, न्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो वेव्स के लिए जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उसको क्या कैसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी वेलोसिटी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्लियर। 1 सेकेंड में वेव्स कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं A और ये B, 2 वेव्स हैं, ये 1 सेकेंड में सपोज कीजिए 2 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करती है, और ये B जो वेव्स हैं ये 1 सेकेंड में मान लीजिए 20 मीटर तक पहुंच जाती है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बताइए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा, डेफिनेटली B की, क्योंकि 1 सेकेंड में उसने 20 मीटर तक डिस्टेंस कवर की है। ओके, तो इसको क्यों कैसे डिफाइन किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। और C इक्वल टू क्या होता है, C रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव की वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और C इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हमने निकाला था अभी। न्यू इक्वल टू क्या था, C/लैम्डा, और लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या था, C/न्यू। ये आपने पहले भी ये फॉर्मूले पढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेव नंबर। 3 कैरेक्टर पढ़े, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं वेव नंबर की। वेव नंबर देखिए क्या होता है, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जैसा लग रहा है लेकिन इसको सिंबल क्या है, न्यू बार, और ये अलग चीज है, ये फ्रीक्वेंसी से अलग चीज है, न्यू बार, वेव नंबर। ठीक है, ये क्या होता है वेव नंबर, इधर देखिए ये वेव्स हैं, ठीक है, ये वेव्स है, इस तरह से मूव कर रही है, यहां से यहां तक, या यूं ये वाली से, ठीक, या क्रिस्ट से मान लीजिए, ये यहां से, एक ही बात है, यहां से यहां तक क्या है, एक लैम्डा, ये डिस्टेंस क्या है, 1 लैम्डा। ये आप 2 नियरेस्ट क्रिस्ट को मान लीजिए, या एक पूरा कंप्लीट ये ऑसिलेट हो रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 लैम्डा। ठीक है, फिर ये दूसरा देखिए, ये क्या हुआ, 2nd लैम्डा, और ये क्या हुआ, 3rd लैम्डा, और ये क्या है, यहां से यहां तक 4th लैम्डा, ये डिस्टेंस लैम्डा है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को, अगर मैंने यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए 1 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर, इमेजिन कीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। इस 1 मीटर में कितने लैम्डा प्रेजेंट है, 1, यहां से यहां तक कितना हुआ, 2, यहां से यहां तक 1 लैम्डा, 3,
और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4। तो 1 मीटर लेंथ में कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे 4, 1 2 3 4, ये 4 ही क्या है? वेव नंबर है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि वेव नंबर क्या है। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। दूसरी बात, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर लेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर डिस्टेंस। 1 मीटर की दूरी में कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? वेव नंबर बोल सकते हैं। और ये वेवलेंथ का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। लेंथ लंबाई है, मीटर, एंगस्ट्रॉम जो भी है, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा? मीटर। तो वेव नंबर की यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स। एंगस्ट्रॉम में होगा तो एंगस्ट्रॉम इनवर्स। लंबाई की जो भी यूनिट्स होगी ना, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बस वो इनवर्स में होंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये आपने पढ़ा वेव नंबर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। ये वेव है, ठीक है। यहां से यहां तक इसको एक साइकिल बोलते हैं, ये कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। ये कंप्लीट साइकिल है, ये वाली कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट साइकिल पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो टाइम टेकन बाय द वेव 1 कंप्लीट साइकिल। द टाइम टेकन बाय द वेव बाय कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। To complete 1 cycle या 1 oscillation is called time period, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ये यहां से एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 सेकंड में मान लीजिए एक ही होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? t/1 अपॉन 1, यानी एक ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड क्या है? एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड। और इसकी जो फॉर्मूला क्या होगा? t = 1 अपॉन न्यू। ये फ्रीक्वेंसी क्या रेसिप्रोकल है, t = 1 अपॉन न्यू। इसकी यूनिट क्या होगी? जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी? सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इसकी यूनिट होगी सेकेंड, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? लेम्डा, वेवलेंथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेलोसिटी, फिर वेव नंबर, अभी क्या पढ़ा? टाइम पीरियड। तो आपने ये 5 कैरेक्टर्स पढ़े। एक चीज और है, एम्पलीट्यूड। छठी चीज क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को। इधर देखिए, ये जो वेव्स हैं ये मैक्सिमम कितना डेविएट हो सकता है, इस मिडिल लाइन से कितना डेविएट हो सकता है। ये मैक्सिमम हाइट या यूं कहें क्रिस्ट की मैक्सिमम हाइट, ये क्रिस्ट की जो हाइट है या यूं कहें इस ट्रफ की जो डेप्थ है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अ हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ड्रॉप इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये क्या करती है? ये वेव की इंटेंसिटी, उसको इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के काम आती है। जितनी ये ज़्यादा होगा
उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये कोई खास बात नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ड्राफ्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। This is denoted by small m. This determine intensity of light. ठीक है, ये आपने 6 कैरेक्टर्स पढ़े वेव के रिगार्डिंग। फर्स्ट वेवलेंथ, देन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव नंबर, टाइम पीरियड और फाइनली क्या है, एम्पलीट्यूड। अब ये 6 पॉइंट आपने पढ़े। एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आप, ताकि ये कैलकुलेट करना सीख जाए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेवलेंथ। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर if time period of electromagnetic radiation is 4 into 10 power minus 8 सेकेंड। इतना दिया हुआ है। टाइम कितना दिया, टाइम पीरियड कितना दिया, 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। ये टाइम पीरियड दिया है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम पीरियड लगता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेव लेंथ आप कैलकुलेट कीजिए, लैम्डा कैलकुलेट। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 पावर माइनस 8। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू कितना होता है, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 8 था, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 पावर 8। अब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। और ये फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली। ओके, पहला पॉइंट आपने निकाल लिया। दूसरा देखिए क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। आपको पता है वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है C इक्वल टू क्या है, न्यू लेमडा, C इक्वल टू न्यू लेमडा। वेवलेंथ निकाला तो आप क्या लिखोगे, लेमडा इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्या लिखोगे, C बाई न्यू, C अपॉन न्यू। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8। तो C की जगह क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 पावर 8। ओके, ये लिखा आपने। और फ्रीक्वेंसी कितनी कैलकुलेट किया है, 0.25 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसको आपने कैंसिल किया और 3 अपॉन 0.25, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट किया कि आपने लेमडा वेवलेंथ, और इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, सारा ऐसा यूनिट में चल रहा है मीटर। तो ये आपका वेवलेंथ कितना आ गया, 12 मीटर। और थर्ड आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो वेव नंबर और लेमडा में क्या रिलेशन है, वेव नंबर एंड वेवलेंथ आर क्या है, एक दूसरे से रेसिप्रोकली रिलेट होते हैं, एक दूसरे से उल्टे होते हैं। न्यू बार इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है कितनी है, 1 अपॉन 12। ठीक है, इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.083, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी मीटर थी तो इसकी क्या होगी, मीटर इनवर्स। इस तरह से आपको टाइम पीरियड दिया था, आपने तीनों चीज कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ। तो फिर से देखिए टाइम पीरियड कितना था, 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। ओके, आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पता है, टी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन न्यू। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड दिया है, टी दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड की वैल्यू पुटअप की 4 इंटू 10 पावर माइनस 8, कैलकुलेट किया कितना आया, 0.25 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज, या क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट हो गई। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। दूसरा क्या दिया, फ्रीक्वेंसी के अलावा क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को सी से रिलेट करेंगे तो क्या लिखते हैं,
सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हुआ, सी अपॉन न्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की इक्वल होती है, वो कितनी होती है 3 × 10⁸। ये आपने लिखा। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट किया 0.25 × 10⁸। इसको आप सॉल्ट आउट करेंगे तो कितना है 12 मीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, वेवलेंथ मिल गया। अभी वेव नंबर हम जानते हैं, अभी डेफिनेशन में पढ़ा, वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो आप न्यू बार इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है 12, तो आपने वैल्यू पुटअप की 1 अपॉन 12। ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे तो कितना है 0.083 मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरह से हमने टाइम पीरियड दे रखा था और तीनों चीजें आपने सॉर्ट आउट कर ली। नोट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये काफ़ी तरह के इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने पढ़ा लाइट, तो और भी कई तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। जैसे आप याद रखेंगे इनको, एक सीक्वेंस याद रखना है इनको, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये जितनी भी वेव्स हैं ये सब की सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इस साइड में जब हम मूव करते हैं तो इन सब का वेवलेंथ डिक्रीज होता है, लेमडा डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज़्यादा, और कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ क्या होता है सबसे कम होता है। ठीक है, और जब वेवलेंथ कम होता है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम बता सकते हैं कि इस साइड में इधर अगर मूव करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस। तो आप लोगों को इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, इससे किसकी वेवलेंथ कम होगी। तो इधर जितने भी हैं वो सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अल्ट्रावायलेट से क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और इन सब की क्या होंगी, अल्ट्रावायलेट से वेवलेंथ कम होगी। तो ये क्वेश्चन होगा तो आपको याद रखना होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की उससे कम होगी। इस तरह से कम होते हुए सबसे कम किसकी होंगी, कॉस्मिक रेज। तो ऑर्डर ये याद रखिए, इससे कई बार आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी क्वेश्चन करने में। रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, फिर उससे कम किसकी है, IR, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। इस तरह से वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी कॉस्मिक रेज की। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। मैक्स प्लांक ने बताया E = क्या होता है, hν। हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो एनर्जेटिक भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम थोड़ा एक नया टॉपिक लेते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड। वैसे एटॉमिक मास को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, अभी छोटे हल्के से कुछ डेफिनेशंस हैं या कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको डिफाइन किसने किया था, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। एटॉमिक नंबर बोलते किसको है, आप सब लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या इयों के एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम है उसमें इयों के इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी एटम आयनिक फॉर्म में होगा, आयनिज फॉर्म में हो गया, तो फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि हम एटॉमिक नंबर को क्या कंसीडर करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हम जब डेफिनेशन में बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नहीं कम है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक केस में, लेकिन जब वो आयनाइज हो जाएगा या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें याद रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो उसको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको क्लियर रखना है। एटॉमिक मास को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एटॉमिक मास में क्या होगा कि किसी भी एटम में, ठीक है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, तो टोटल एटॉमिक मास कितना होगा, 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 C6 12। ये 6 बता रहा है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, ये 12 बता रहा है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है, 12। ये सब छोटी छोटी बातें आपने छोटी क्लास में भी 9th 10th में भी सीखी होंगी, ठीक है। इसके बाद ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं आइसोटॉप वगैरह, उनको जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है एफ सोडी ने आइसोटॉप के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने ये आइसोटॉप कंसेप्ट दिया, ठीक है। आइसोटॉप होते क्या है, तो ऐसे स्पीसीज जिनके या यूं कहें ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, प्रोटॉन क्या होंगे, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, सबके एटॉमिक नंबर सेम है, तो 1 1 1, प्रोटॉन सब में सेम है, लेकिन इसका मास 1 है, इसका मास कितना है 2 और इसका मास कितना है 3। तो यह यूं कहें कि इसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, तो मास कितना हुआ 1 + 0 = 1, ठीक है। इसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, एटॉमिक मास कितना है 1 + 1 = 2, ओके। इसकी बात करते हैं, प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 2, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 1 + 2 = 3। तो देखिए जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता हो, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, या यूं कहें कि जिसकी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन C612 एंड कार्बन 14, ये आपस में क्या हुए, दोनों के न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हुआ, आइसोटॉप्स हुआ है, ठीक है। आइसोटॉप्स के बाद बात करते हैं, ये टर्म्स क्लियर करने हैं, कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं है इनमें। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार, ठीक है। देखिए एटॉमिक जो नंबर है, प्रोटॉन डिफरेंट होंगे पर इनका मास क्या होगा, सेम होगा, उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन की बात करते हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, कुछ इनके आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 है, पर इन तीनों का मास अगर सेम है, यहाँ लिखा 14, 40 और 40, ओके। तो ये सबके एटॉमिक मास क्या है, सेम, लेकिन सबके प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म है आइसोटोन। आइसोटोन क्या होगा, आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम, एटॉमिक मास कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, लेकिन जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल हम आइसोटोन्स की बात करते हैं, सल्फर, सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 30 और 15 फास्फोरस 31। इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, 30 एटॉमिक मास अपॉन
माइनस प्रोटॉन 40, कितने न्यूट्रॉन से बताइए 16। इसी तरह से इनमें देखिए मास 31, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 15, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 16। तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, दोनों में न्यूट्रॉन क्या है सेम है, इसलिए आपस में क्या होंगे ये आइसोटोन्स। तो जिनके एटॉमिक नंबर यही हो कि ये बात करते हैं प्रोटॉन डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइसोस्टर। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? आइसोस्टर्स देखिए क्या होते हैं, कि टर्म्स हैं आपको याद रखने। आइसोस्टर, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स सेम हो। देखो इसमें कितने एटम्स हैं 2, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने एटम्स हैं 2, और ये नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स है इसमें भी एटम कितने हैं 2। तो इसमें एटम सेम हो और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो इसमें एटम कितने हैं 2, एटम्स 2 है, दोनों में एटम सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, टोटल कितना हुआ 14। इसी तरह से इसमें देखिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं N2 में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने हैं 7, दूसरे में भी कितने हैं 7, तो टोटल कितने हुए 14। इधर देखिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, इनमें एटम्स कितने हैं 2, इसमें भी एटम्स कितने हैं 2, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में 14, इसमें भी टोटल कितने हैं 14। तो आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम और जिनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सेम, उनको क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आइसोडायफियर्स। आइसोडायफियर्स क्या होते हैं? आइसोडायफियर्स जिनमें सब चीजें डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, लेकिन आइसोटॉपिक नंबर सेम हो, जिसमें आइसोटॉपिक नंबर ये क्या हो सेम हो। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं आइसोटॉपिक नंबर बोलते हैं। जिनमें आइसोटॉपिक नंबर सेम हो उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं आइसोडायफियर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आइसोडायफियर्स की बात करते हैं तो 19 पोटेशियम 39 और 9 फ्लोरीन 19, ठीक है, ये दोनों आइसोडायफियर्स है। इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है इनमें कितना है 1, इनमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर Z, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों स्पीसीज आपस में क्या बोलेंगे, इनको आइसोडायफियर्स बोलेंगे। इसी तरह से ये एग्जांपल और देख लीजिए, 92 यूरेनियम 235, 90 थोरियम 231, ठीक है। इनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होंगे, सब चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन आइसोटॉपिक नंबर चेक करें। अगर इनका आइसोटॉपिक नंबर चेक करें, देखिए आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये डिफरेंस देखा जाएगा तो इसमें 51 और इसमें भी कितना है 51। तो ये दोनों में आइसोटॉपिक नंबर क्या है सेम। तो जिनमें आइसोटॉपिक नंबर सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं आइसोडायफियर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने सबसे पहले सिंपल बात की एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की, हेनरी मोज़ले। एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, आप किसको कंसीडर करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कंसीडर करें, ठीक है। एटॉमिक मास कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखना है कि कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। पता है सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है। 1H1, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, ठीक है, न्यूट्रॉन कितना है इसमें 0, इसलिए एटॉमिक मास कितना है 1 + 0 = 1। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट है, न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमने बात की आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को किसने बताया, एफ सोडी।
उसने बताया कि जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स के बाद में हमने बात की आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स के बाद में बात की हमने आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स में क्या होगा, प्रोटॉन डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या सेम होंगे, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। दोनों स्पीसीज में, जितने भी स्पीसीज हैं जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के बाद में बात की हमने आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी क्या हो, सेम हो। एक एग्जांपल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, दोनों में एटम्स कितने हैं, दो दो। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है, N2 में भी कितने एटम है, दो, दोनों ही नाइट्रोजन है। टोटल इलेक्ट्रॉन भी दोनों में कितने हैं, 14 सेम है। CO में भी सेम थे और N2 में भी सेम थे। ओके, इनको क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। फिर बात करते हैं आइसोडायफियर्स। आइसोडायफियर्स क्या स्टूडेंट्स, जिनमें आइसोटॉपिक नंबर सेम हो। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, आइसोटॉपिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया, ये पोटेशियम और फ्लोरीन वाला एग्जांपल लिया और यूरेनियम और थोरियम वाला भी एग्जांपल लिया। इस तरह से हमने ये टॉपिक पढ़े। अब इसको आप अच्छे से याद रखना और ये जो भी डिफरेंसेस हैं इनको फोकस करना अच्छे से। थैंक यू।